एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के पाचन तंत्र का पार्ट 2 पढ़ेंगे। यदि इस पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पार्ट 1 देख लें। इसके झा सर की साइंस की बुक की ये है बायोलॉजी का सीरीज। चलिए हम लोग इसके पहले हम लोग पाचन तंत्र, अब हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृतक, रदनक, अर्धचवर्णक और चवर्णक। अब इसका इंसीजर होता है 2x4, जिसकी संख्या जो काटने का काम करता है, और इसकी संख्या 8 होती है। और कैनिन, इसकी संख्या 4 होती है, जो कि चीरने का, भोजन को चीरने का काम करती है। और अर्धचवर्णक जो होता है, इसकी संख्या 2x4 होती है, अर्थात 8 होती है, जो चबाने का काम करती है। और होता है एक मोलर, जिसको कहते हैं प्रीमोलर, और एक मोलर, जिसकी संख्या 12 होती है। टोटल मिलाकर हुआ 32। यही है दंत फार्मूला: इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। वयस्क में अगर बात करें तो इंसीजर की संख्या 2, कैनिन की 1, परमोलर की 2 और मोलर की 3 होती है। × 2 = 32। वहीं अगर चाइल्ड की बात करें तो इंसीजर 2, कैनिन 1, प्रीमोलर 0 और मोलर 2 होती है। इस तरह से इसकी संख्या हो गई 20। 5 साल से कम के उम्र के बच्चों को दांतों की संख्या 20 होती है। बच्चों को परमोलर नहीं पाया जाता है, बच्चों में परमोलर नहीं पाया जाता है। जब मुंह का पीएच मान, ये सवाल पूछा गया है, ये सवाल पूछ लिया गया है इस बार के एनटीपीसी में। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो तो दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांत का सड़ना शुरू हो जाता है। लास्ट मोलर को विजडम टीथ कहते हैं, जिसको अकल चौवा या अकल का दांत भी कहते हैं, जो 18 से 24 वर्ष की उम्र में निकलता है। किशोरावस्था में दांतों की संख्या 28 होती है। स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत घोड़े तथा सूअर के होते हैं, जिसकी संख्या 44 होती है। याद रखिएगा, स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत घोड़े तथा सूअर की होती है, जिसकी संख्या 44 होती है। मनुष्यों की कुल दांत 52 यानी 20 और 20 दांत जो होती है वो होती है अस्थायी, और 12 दांत जो होती है वो होते अस्थायी। 20 दांत को टीथ, दूध का दांत भी कहते हैं। हाथी को दिखने वाले दांत, जिसे टस्क कहते हैं, सिर्फ मेल एलिफेंट में होते हैं। याद रखिएगा, हाथी में जो 2 दांत दिखाने वाले होते हैं उसको टस्क कहते हैं, और वो सिर्फ मेल एलिफेंट में ही मौजूद होते हैं, फीमेल एलिफेंट में वो नहीं होते। दांतों का वह भाग जो मसूड़ों के बाहर दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्राउन कहा जाता है। तथा मसूड़ों के अंदर वाले भाग को रूट कहते हैं। दांतों की सबसे बाहरी आवरण को इनेमल कहा जाता है, जो शरीर का सबसे कठोर संरचना है। शरीर का सबसे कठोर संरचना किसे कहते हैं? एनेमल। ठीक है, एनेमल के कारण ही दांतों का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। एनेमल के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहा जाता है, तथा डेंटाइन के अंदर एक नली नुमा संरचना होती है, जिसे दर्भ भरा रहता है। इसे दर्भ को पल्प कहा जाता है। याद रखिएगा, इस दर्भ को क्या कहा जाता है? पल्प कहा जाता है। दांत जबड़े की मांसपेशी में स्थित होती है। इस मांसपेशियों को शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशियां मानी जाती है, तथा जबड़े की हड्डी की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। फ्लोरीन की कमी से, ठीक है, फ्लोरीन की कमी से दांत कमजोर होते हैं तथा टूटकर झड़ने लगता है, जिसे दंत क्षय या फ्लोरोसिस नामक बीमारी कहा जाता है। और मुंह का अगर पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो क्या होते हैं?
दांत सड़ने लगते हैं। अब हम लोग बात करें जीव की। जीव का मांसल संरचना है जो पीछे वाले हिस्से से गर्दन से जुड़ी रहती है। अब है जीभ के ऊपरी सतह पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है जिसे टेस्ट बड्स या स्वाद ग्रंथियां कहा जाता है। स्वाद ग्रंथियां द्वारा भोजन मौजूद स्वाद का पता लगाया जाता है। मनुष्य में टेस्ट बड यानी स्वाद ग्रंथियां 8,000 से 10,000 होती है। इसकी संख्या जो होती है 8,000 से 10,000 तक के बीच होती है। ये सवाल भी आ चुका है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। यह स्नायु संबंधित प्रक्रिया है। किसी भी प्रकार के स्वाद के लिए जीभ उत्तरदायी है। ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि मुंह में पानी आना किसका उदाहरण है, तो स्नायु संबंधित प्रक्रिया है। ठीक है, ये स्नायु संबंधी प्रक्रिया है, ना कि हार्मोन संबंधी। टेस्ट बड के कुल 4 प्रकार के स्वाद का पता लगा सकती है। जो स्वाद कलिका होती है वो 4 प्रकार के स्वाद का पता लगती है। अलग अलग हिस्सों में मौजूद टेस्ट बड्स के द्वारा पता लगाने की कार्य संपन्न होती है। अब मीठा है। सबसे आगे वाले हिस्से से जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से में मीठा का आभास होता है और नमकीन और खट्टा का आभास बीच वाले हिस्से से होता है और तीखा जीभ के पीछे वाले हिस्से से होता है। जीभ के मध्य भाग किसी भी प्रकार का स्वाद का पता लगाने की क्षमता नहीं रखता है, अर्थात स्वादहीन होता है जीभ के मध्य भाग। जीभ के पीछे वाले हिस्से में एक मांसल उभारी हुई संरचना पाई जाती है जिसे टोंसिल कहा जाता है। टोंसिल के द्वारा लिम्फोसाइट्स का निर्माण किया जाता है जो भोजन में मौजूद रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। कभी कभी टोंसिल में जीवाणु से संक्रमण हो जाता है जिससे टोंसिल में स्वेलिंग या सूजन हो जाती है, जिसके कारण किसी भी पदार्थ को निगलने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में टोंसिल लाइट्स नामक रोग कहा जाता है। अब है लार ग्रंथियाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिलेवरी ग्लैंड। मनुष्य में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है जो जीभ के नीचे तथा जीभ के गाल के किनारे पर पाई जाती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ को पैरोटिड ग्लैंड कहा जाता है, जबकि सबसे छोटी लार ग्रंथियाँ को सबलिंगुअल ग्लैंड कहा जाता है। लार ग्रंथियाँ के द्वारा द्रव का स्राव होता है जिसे सलीवा या लार कहा जाता है। लार का पीएच मान 6.6 होता है। लार में मौजूद पैथिलीन एंजाइम अल्फा एमाइलेज भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में परावर्तित कर देता है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। इमाइलेज भोजन में जो मौजूद होता है स्टार्च को जो क्या करता है माल्टोज में परावर्तित कर देता है। किसका काम है? लार में मौजूद पेटिलाइन एंजाइम। ठीक है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है मुंह में शुरू हो जाता है। कभी कभी पार्ट्रोज ग्लैंड में विषाणु के संक्रमण हो जाता है जिससे लार ग्रंथियां सूजन आ जाती है। तब पंप्स गलसुआ नामक बीमारी हो जाता है जो गाल फूल जाता है। अब है अमाशय, स्टोमैच, अर्थात पेट को। माउथ कैविटी के बाद भोजन पेरिस्टाइजेस मूवमेंट के द्वारा ओसिफोगस होते हैं। स्टोमैच अमाशय में पहुंचता है। अमाशय में भोजन तत्कालिक संग्रह तथा पाचन का कार्य किया जाता है। अमाशय जहाँ से शुरू होता है वहाँ एक भल्व जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कैरेडिक स्पिंचर कहा जाता है। देखिए यहाँ पर है, यह है ग्रहणिक ऊर्ध्वध्वनि यहाँ जठर रस और यहाँ फंडस और यहाँ है जठ निर्माण। अमाशय आहार नाल की सबसे चौड़ा भाग होता है जो एक थैलीनुमा होती है। अमाशय जो है एक थैलीनुमा संरचना है जो चौड़ा भाग होता है। अमाशय 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है
ऊपर वाला भाग हृदय के नज़दीक होता है उसे कैरेडिक पार्ट, बीच वाले भाग को फोंडिक पार्ट तथा सबसे नीचे वाले भाग को पोलरिक पार्ट भी कहा जाता है। अमाशय के सबसे नीचे वाले हिस्से में भी एक भल्वनुमा संरचना पाई जाती है जिसे पोलरिक स्पिंचर कहते हैं। अमाशय की दीवारों में एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाशय की दीवारों पर एक चिपचिपा जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। अमाशय की दीवारों पर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा द्रव का स्राव होता है जिसे जठर रस कहा जाता है, यानी जठर रस कहा जाता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है उसके द्रव स्राव होता है और उसे ही क्या कहा जाता है, जठर रस कहा जाता है। अब जठर रस की मात्रा क्या होती है? जठर रस की मात्रा 1.5 से 2 पर लीटर होती है। 1.5 से 2 लीटर के बीच होती है। और इस जठर रस का पीएच मान की बात करें तो 1.5 से 2.5 तक होती है। और कंपोजिशन, इसमें HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है और रेनिन एंजाइम पाया जाता है। यह है जठर रस की संरचना में। अब HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जठर रस HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है, जिसके द्वारा भोजन को पचाने के लिए अम्लीय माध्यम से निर्माण होता है। HCl के कारण एंजाइम सक्रिय होते हैं जिसे पाचन की क्रिया संपन्न होती है। HCl के कारण ही एंजाइम क्या होता है, सक्रिय होता है, जिसके कारण भोजन पाचन की क्रिया संपन्न होती है। HCl भोजन में मौजूद हानिकारक पदार्थ को क्या करती है, नष्ट करने का कार्य करती है HCl। अब है पेप्सिन एंजाइम। यह भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन्स में परावर्तित करती है। प्रोटीन एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में परावर्तित करती है। यह सामान्यतः प्रोटीन्स को पाचन करती है। पेप्सिन एंजाइम जो है सामान्यतः प्रोटीन का पाचन करती है। अब है रेनिन एंजाइम। यह दूध को पचाने में सहायक होता है। यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो बच्चों में ज़्यादा मात्रा में स्रावित होता है। इसके द्वारा दूध में मौजूद केसीन प्रोटीन को पाराकेस्टिनेट में परावर्तित करती है। दूध में जो मौजूद होता है केसीन प्रोटीन, उसको पाराकेस्टिन में परावर्तित करती है। आइए कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का रंग जो हल्का पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, और जबकि केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। बच्चों के लिए दूध में एक सर्वोत्तम आहार माना जाता है, लेकिन आयरन तथा विटामिन सी को नहीं होने के कारण इसे कंप्लीट फूड अर्थात पूर्ण आहार नहीं माना जाता है। दूध में जो है आयरन और विटामिन सी दोनों मौजूद नहीं होते हैं, इस कारण से दूध को पूर्ण आहार नहीं माना जाता है। माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार है, क्योंकि माँ के दूध में प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक पाया जाता है जिससे रोगों की सुरक्षा मिलती है। मिश्रित भोजन पूर्ण आहार के श्रेणी में आता है। अब छोटी आंत की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। अमाशय में पाचन की क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जहां भोजन का पाचन तथा अवशोषण की क्रिया की जाती है। संपूर्ण आहार नाल की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई 10 मीटर होती है। पाचन संबंधी सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में ही संपन्न होती है। छोटी आंत 3 भागों में विभाजित होती है। पहला है डिओडेनम। अब डिओडेनम की बात करें, डिओडेनम यह अमाशय के बाद एक यू लाइक संरचना होती है, जिसे यकृत अर्थात लीवर तथा अग्नाशय यानी पैनक्रियाज
खुलते हैं, जिसके द्वारा द्रव स्रावित होता है। यह द्रव एंजाइम को सक्रिय करते हैं, जिससे भोजन का पाचन होता है। अब है जेजुनम। ड्यूओडम के बाद है जेजुनम। जेजुनम जो है ड्यूओडम के आगे वाले भाग को जेजुनम कहते हैं, जो भोजन को छोटी आंत के नीचे वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। जेजुनम को पाचन संबंधित कोई भी रासायनिक कार्य नहीं होता है। जेजुनम के पाचन संबंधित कोई भी रासायनिक कार्य नहीं होता है। इसके बाद तीसरा जो छोटी आंत का जो है वो है इलूम। यह छोटी आंत के सबसे नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है, जो कि कई घुमावदार नलियों के रूप में पाया जाता है। छोटी आंत में निम्न एंजाइम स्रावित होती है। पहला है इरिप्सिन, ठीक है, दूसरा है सिक्रेस, तीसरा है माल्टेस और चौथा है लैक्टेस और लाइपेज। ये 5 एंजाइम जो होता है वो स्रावित कहाँ से होती है? छोटी आंत में। इरेप्सिन, स्केर्स, माल्टेस, लैक्टेस और लाइपेज। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पेप्टोन को जो है इरेप्सिन नामक एंजाइम अमीनो अम्ल में बदल देता है। सुक्रोज को सुक्रेस एंजाइम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। और माल्टेज जो होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देता है। और लैक्टोज जो एंजाइम है, लैक्टेस का काम क्या है? ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देता है। अब है फैट्स यानी लाइपेज जो होता है फैटी एसिड ग्लाइकोल में बदल देता है। अब छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होने के बाद बचे हुए भोज्य पदार्थ अवशोषित करने के कार्य छोटी आंत में मौजूद झिल्ली के द्वारा होता है। झिल्ली के कारण छोटी आंत का पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, जिससे अवशोषण का कार्य आसानी से किया जाता है। देखिए यहाँ पे बड़ी आंत भोजन पाचन संबंधी कोई भी कार्य नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई प्रकार का एंजाइम निर्माण नहीं होता। बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित होता है। पहला है केक्यूम, दूसरा है कोलन और तीसरा है रेक्टम। केक्यूम वाले भाग को फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे वेरिफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है, जो मनुष्य को एक अवशेषी अंग है। कभी कभी वेरिफॉर्म अपेंडिक्स के संक्रमण हो जाने पर अपेंडिसिटिस नामक बीमारी होती है, जिसे शल्य चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जाता है। बड़ी आंत के कोलोन वाले क्षेत्र में कुछ सहजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके द्वारा विटामिन B3, B6, B12 और विटामिन के का निर्माण किया जाता है। रेक्टम वाले क्षेत्र से अनपचे भोजन शरीर से बाहर निकल जाते हैं तथा जल का पाचन होता है। अब है पाचन ग्रंथियाँ। पाचन तंत्र पाचन ग्रंथियाँ के महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो पाचन संबंधित कार्यों के अलावा उपाचय की क्रिया को संचालित करने का कार्य करती है। पाचन ग्रंथियाँ 2 प्रकार की होती है। पहला यकृत और दूसरा है अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज भी कहते हैं। यह है लीवर। अब देखिए लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका रंग गहरा लाल भूरा होता है। इसका वजन की बात की जाए तो 1.5 kg यानी 1500 ग्राम होता है। यह गर्त के द्वारा 2 खंडों में बटा होता है, जिसमें दायां खंड बड़ा होता है। लीवर
को जिगर का नाम लीवर को जिगर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, लीवर को ही या तो यकृत या जिगर, ये इस नाम से भी जाना जाता है। यकृत के नीचे वाले हिस्से को एक नाशपाती नुमा थैली पाई जाती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत के द्वारा पीत का निर्माण किया जाता है जो पित्ताशय में जमा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यकृत में जो होता है पीत का निर्माण होता है जिसे बाइल कहते हैं, बाइल जूस। पीत का निर्माण होता है कहाँ? लीवर में, यकृत में। लेकिन ये जमा कहाँ रहता है? संचित जो रहता है ये पित्ताशय में रहता है। बाइल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पीत लवण, बाइल साल्ट, यह सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 इसका के रूप में पाया जाता है जो फैट्स को तोड़ने का कार्य करता है। कौन? पीत लवण। और एक होता है पीत वर्णक यानी वाइल्ड पिगमेंट। यह दो प्रकार के होता है। पीत वर्णक जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है बिलिरुबिन येलो और एक होता है बिलिरुबिन ग्रीन। बिलिरुबिन का निर्माण आरबीसी के टूटने से होता है जिसे यकृत उपापयी क्रिया द्वारा शरीर के बाहर निकालने का कार्य करता है। यकृत के संक्रमण हो जाने पर बिलिरुबिन जो होता है मेटाबॉलिज्म रुक जाता है जिससे ब्लड इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। परिणाम स्वरूप पसीना, यूरिन तथा शरीर की त्वचा का रंग पीला होने लगता है जिसे जॉन्डिस या पीलिया नामक रोग हो जाता है। अब यकृत की बात की जाए, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन फाइब्रोजेन का निर्माण होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यकृत जो है ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन फाइब्रोजीन का निर्माण होता है। यह प्रोटीन के पाचन के उपरांत बनने वाले नाइट्रोजन यौगिक अमोनिया मेटाबॉलिज्म करता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में परावर्तित कर देता है जो किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल जाता है। यूरिन एक तीक्ष्ण गंध अमोनिया के मौजूद होने के कारण होती है। यकृत जहरीले पदार्थ के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। यकृत में पुनर्निर्माण की क्रिया होती है जिसे यकृत के अपने क्षतिग्रस्त भाग को निर्माण पुनः कर लेता है। यकृत कुछ विटामिनों को संचित करने का कार्य करता है जैसे विटामिन ADE जो वसा में घुलनशील है, अर्थात यकृत में BC छोड़कर सभी विटामिन संचित रह सकते हैं। यकृत ग्लूकोज के अतिरिक्त मात्रा में ग्लाइकोजीन के रूप में संचित करने का कार्य करता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अब है अग्नाशय। पैनक्रियाज के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 60 से 90 ग्राम के बीच होता है। अग्नाशय का यह एकमात्र शरीर में पाए जाने वाला मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड कौन है? तो पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय। अब है पैनक्रियाटिक ड्यूक्ट में एक सहायक नली स्वतंत्र रूप से सीधा डेडोनम में खुलती है जिसे डक्ट ऑफ सेनेट्रेनिज कहा जाता है। पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड जिसे कुछ भाग एंडोक्राइन ग्लैंड तथा कुछ भाग एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह व्यवहार करता है। अब है अंतःस्रावी भाग। अंतःस्रावी भाग पैनक्रियाज की अंतःस्रावी ग्रंथि को स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। लैंगरहैंस द्वीपिका जो है इंसेक्ट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसमें 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। पैनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग में पाई जाने वाली कोशिकाएं निम्न प्रकार होती है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा जो होती है वो ग्लाइकोजोन का निर्माण करती है और बीटा में इंसुलिन का निर्माण होता है। वहीं अगर गामा की बात की जाए तो अस्मोटोस्टेन का निर्माण होती है। अल्फा बीटा गामा। अब है इंडोक्राइन पार्ट के द्वारा बनाए गए हार्मोन में रक्त के
ग्लूकोज लेवल का नियंत्रण किया जाता है। एक वयस्क मनुष्य में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम में 100 ml ब्लड होती है। भोजन करने के कारण जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा समान से ऊपर चली जाती है तो बीटा सेल द्वारा निर्मित इंसुलिन हार्मोन द्वारा ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा में ग्लाइकोजीन में परिवर्तित किया जाता है। यह ग्लाइकोजीन लीवर में जमा हो जाता है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा समान हो जाती है। यह ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया कहलाती है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी भोजन के कमी के कारण ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा समान से कम हो जाती है तथा अल्फा सेल द्वारा निर्मित ग्लाइकोजन हार्मोन ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा समान हो जाती है। यह क्रिया ग्लाइकोनेसिस कहलाती है। ग्लूकोज जो होता है इंसुलिन ग्लाइकोजीन में परिवर्तित करता है और ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोजोन को ग्लाइकोज में परिवर्तित करता है। अब है गामा सेल द्वारा निर्मित एस्टेरोन हार्मोन इंसुलिन तथा ग्लूकोजोन की मात्रा तथा कार्य को नियंत्रित करता है। कभी कभी इंसुलिन का निर्माण नहीं होने से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अस्थायी तौर पर बढ़ जाती है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज़ या मधुमेह कहा जाता है। अब मधुमेह की स्थिति में रोगी को अनिद्रा, यादाश्त की कमी, अत्यधिक प्यास, बार बार मूत्र का त्याग, अत्यधिक पसीना आना तथा कोई जख्म होने पर जल्द ठीक ना होना आदि लक्षण पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक मधुमेह रोगी भारत में पाए जाते हैं, इसलिए भारत में मधुमेह देश की राजधानी कहा जाता है। मधुमेह की जागरूकता के लिए 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मधुमेह दिवस 27 जून को मनाया जाता है। मधुमेह के रोगियों के लिए शुगर फ्री टैबलेट या मधुकर अस्पार्टमेन नामक यौगिक बनाया जाता है। खरगोश के आंत में अन्य जीव की अपेक्षा लंबी होती है। अब है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का बहिस्रावित भाग, इसके 3 एंजाइम स्रावित होते हैं, ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। यह प्रोटीन को पेप्टोनोज में पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित करते हैं। ये कौन है, ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम एक प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित करती है। अगर बात करें इमाइलेज की, इमाइलेज जो होता है यह स्टार्च को मंड को माल्टोज में परिवर्तित करता है और लाइपेज यह फैट अर्थात वसा को फैटी एसिड, वसीय अम्ल तथा ग्लाइकोल में परिवर्तित किया जाता है। अब संतुलित आहार की बात करें। संतुलित आहार क्या है, बस अब थोड़ा सा बचा हुआ है। संतुलित आहार भोजन के सभी पोषक तत्व शामिल होते हैं तथा शरीर के लिए दैनिक कार्य करने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति होती है तथा कुछ ऊर्जा भविष्य के लिए संचित हो जाती है। व्यक्ति के लिए दैनिक ऊर्जा उम्र, लिंग, कार्य और स्वभाव या प्रकृति या भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। मानसिक कार्यकाल में व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 2200-3300 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि शारीरिक कार्य फिजिकल कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 3000 से 4000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यक होती है। अब है रफेज भोजन शामिल कैसे अवयव जो रेशेदार होते हैं रफेज का काम करते हैं। रफेज के नाम से जल अवशोषित किया जाता है तथा आहार नली की सफाई की जाती है। रफेज को पादप कोशिका में सेल वाल शामिल होते हैं जो सेलुलोज का निर्माण करती है। भारत भोजन के सलाद रफेज के रूप में मौजूद होती है। इसी तरह से हमारा पाचन तंत्र समाप्त हो गया। यदि इसका
MCQ पहले ही कराया जा चुका है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और 5 और 4 फरवरी से इस पर कंटिन्यू सीरीज इसका हो जाएगा और GS पॉइंटर की क्लास और स्टैटिक्स जीके इसमें नियमित रूप से टाइमिंग प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप टाइमिंग प्राप्त कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय